हे डेवलपर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है जब फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज शुरू होते हैं या आईआरसीटी पर तत्काल टिकट बुक की जाती है तो वेबसाइट ना एकदम से स्लो हो जाती है। सो लाखों लोग ना एक साथ बाय बटन दबाते हैं या शॉपिंग करते हैं, तब क्या होता है, नतीजा क्या होता है, सर्वर का जो सीपीयू होता है हमारा, उस सर्वर का जो सीपीयू होता है ना, वो 100% तक पहुंच जाता है। 100% तक पहुंच जाने की वजह से क्या होता है, डेटाबेस क्रैश हो जाता है। स्क्रीन पर दिखता है कि भाई 504 गेटवे टाइम आउट या फिर साइड अंडर मेंटेनेंस हो जाता है। सो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि एक कैसे हम इसे मैनेज करते हैं या बड़ी बड़ी जो सिस्टम्स है वो कैसे डिजाइन करती है। तो वो एक एक वीडियो ही नहीं है या एक कोडिंग ही नहीं है आज का एक वीडियो, ये वीडियो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सिस्टम डिजाइन के बारे में। हम सीखेंगे कि बड़ी कंपनियां जैसे अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स बिना क्रैश हुए कैसे करोड़ों यूजर संभालती है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो करियर का एक सबसे महत्वपूर्ण सबक हो सकता है। जैसे अगर सिंपल बात की जाए, जब हम कोडिंग शुरू करेंगे तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि क्या होता है क्लाइंट, एपीआई और डेटाबेस, ये कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली क्लाइंट सर्वर कैसा वर्क होता है, क्लाइंट एपीआई और डेटाबेस कैसे बात करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसे कहते हैं कि जनरली इसे, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसे कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये एक सबसे कच्चा स्वरूप है। एक एक सिंपल सिंपल भाषा में बताऊं तो एक सिंपल डेफिनेशन है कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। वहां क्या होता है कि एक एपीआई जो है ना, वो सब कुछ हैंडल करता है। मतलब मेरी रिक्वेस्ट से लेके तो मेरे रिस्पॉन्स तक सब एपीआई हैंडल करेगा। जैसा यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, एपीआई ने क्या किया, सीधा डेटाबेस को, ये क्लाइंट है मेरा, इसने एपीआई को रिक्वेस्ट भेजी, एपीआई ने क्या किया, डायरेक्ट डेटाबेस को हिट किया, राइट। और डेटाबेस ने जो भी डेटा है वो वापस दिया। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, जब 10 यूजर है तो ये बढ़िया चलता है। ओके, 10 यूजर के साथ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 10 लाख जब यूजर आ जाएंगे ना, तो आपका क्या होगा, डेटाबेस डायरेक्टली हिट हो रहा है ना, तो उससे डेटाबेस ना स्लो हो जाएगा या ओवरलोड हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होता है, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। डेटाबेस की एक लिमिट होती है कि भाई वो सर्वर भी जो है जहां डेटाबेस हमारा डिप्लॉय है, उसकी भी एक लिमिट होती है। सो वो बिना किसी कंट्रोल के रिक्वेस्ट आने लगे, मतलब रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, तो क्या होगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और यहाँ क्या होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है या कोई स्केलेबिलिटी भी नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा, हमारा सिस्टम डाउन हो जाएगा इजीली। तो अब क्या हुआ, सो अब उसको करने के लिए ना राइट अप्रोच है। जैसे यहाँ पे बताया है कि टू मेनी रिक्वेस्ट, डीबी ओवरलोड, नो प्रोटेक्शन, नो स्केलेबिलिटी होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट डीबी को कॉल कर रहे हैं, कंट्रोल भी नहीं है इनकमिंग रिक्वेस्ट में, कुछ नहीं है। तो अभी क्या होता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं रेट लिमिटिंग। ये क्या होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। मैं आप लोगों को कोड भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने कोड किया है। मैंने कंट्रोलर्स भी बनाए हैं, मैंने काफी सर्विसेज भी बनाए हैं, बैकग्राउंड वर्कर्स भी बनाए, इन मेमोरी क्यूब भी बनाया है। तो सबसे पहले देखते हैं रेट लिमिटर। सो ये क्या है, एक गेट पे खड़ा उस गार्ड की तरह है जो ना भीड़ को कंट्रोल करता है। जैसा यह तय करता है कि भाई यूजर जो है एक निश्चित समय के लिए कितनी रिक्वेस्ट भेज सकता है डेटाबेस के पास। सो सिंपल, अगर मान लो मैं 5 या 10 रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ 10 सेकंड में, तो क्या होगा, वो जो जो कोई बॉट या स्पैम यूजर है या कोई हमारे साइट को डीडोस अटैक करना चाहता है या कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि 100 रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो सिस्टम ना उसको ना एरर दे देगा कि भाई टू मेनी रिक्वेस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ रही है, तो उसको मैं 429 एक एरर दे दूंगा। उस वजह से वो रिक्वेस्ट वही स्टॉप हो जाएंगी। सो रेट लिमिटिंग एक्ट लाइक द सिक्योरिटी गार्ड एट द गेट, सिंपल, बिना परमिशन के अंदर आना मना है। उसके बाद है ना, दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि क्लाइंट होता है, रेट लिमिटर होता है और डेटाबेस होता है। तो उसमें क्यू और वर्कर दो एक कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें अब मान लो अगर 1000 लोग को अंदर आने दिया, तो क्या होगा, अंदर काम करने वाला एक ही बंदा है, राइट। अगर 10 लोग रेस्टोरेंट पे आते हैं लेकिन काम करने वाला एक ही है, तो क्या होगा कि फ्लो बिगड़ जाएगा या जल्दी जल्दी काम नहीं होगा। तो अंदर काम करने वाला एक ही बंदा है, तो क्या होगा, हंगामा होगा। सो यह काम कौन करता है, क्यू करता है। इस काम को करता है क्यू। अभी क्यू का क्या है कि जैसे बैंक के लाइन में एक ना क्यू होता है, बैंक में लाइन लगती है, वो अचानक आए हुए जो भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक पीक को अगर हैंडल करना है, मैनेजेबल फ्लो में लाना है, तो उसके लिए हम क्यू यूज करते हैं। इसके लिए रिक्वेस्ट आती है और क्यू में लग जाती है, मतलब रिक्वेस्ट आएंगी, यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, रेट लिमिटर चेक करेगा, रिक्वेस्ट वैलिड है, तो डायरेक्टली क्यू में लग जाएंगी। और क्यू क्या करता है, ट्रैफिक को, जो पीक पीक ट्रैफिक को, उसको मैनेज करता है। उसके बाद हमारा क्या होता है कि एक सेकंड आता है हमारा वर्कर प्रोसेस। अब वर्कर प्रोसेस को हम बोलेंगे बैकग्राउंड वर्कर प्रोसेस। जैसा है क्योंकि कैसा है, रिक्वेस्ट को प्रोग्रेस करना पड़ेगा, राइट।
अगर क्यू भी लगी है तो हमें प्रोग्रेस करना है। तो भारी काम जैसे क्या होता है कि ईमेल भेजना, पेमेंट प्रोसेस करना या इमेज अपलोड करना, ये काम में क्या होता है कि एपीआई ब्लॉक नहीं करता। एपीआई ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड में अगर आपने पेमेंट कर दिया कोई चीज का, अगर क्लाइंट ने कुछ पेमेंट कर दिया, सपोज वो रेट लिमिटर पे आ गया, रेट लिमिटर ने देख लिया, उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दी, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा क्यू लगा है ना, क्योंकि काम करने वाला बंदा एक ही है। तो वो क्या करेगा, वो हैंड ओवर कर देगा रेट लिमिटर। अब रेट लिमिटर क्या करेगा, सॉरी, वो वर्कर को हैंड ओवर कर देगा, जिसे हम बैकग्राउंड जॉब कहते हैं। वो क्या करेगा, एपीआई ब्लॉक नहीं होने देगा, ये इधर से रिक्वेस्ट आने दे, लेकिन इधर का काम मैं करता हूँ। मतलब हेवी लिफ्टिंग जो टास्क है बिहाइंड द सीन वाले, पेमेंट करना, एसएमएस भेजना, ईमेल भेजना, वो हमारा वर्कर प्रोसेस करेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डेटाबेस। अब उसको डेटाबेस को हिट होगा एक एक करके, क्योंकि हमारे पास क्यू भी है, हमारे पास बैकग्राउंड जॉब भी है। अगर पेमेंट करना है आपको, या कोई ईमेल भेजना है बैकग्राउंड में कि इधर पेमेंट हो गया, लेकिन उधर तो उसको टाइम लगेगा ना चेक करने में, तो उसके लिए हमारे बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक चेक करते जाएगा, ईमेल सेंड करते जाएगा। सिंपल। और इसमें ना कुछ कोर कंसेप्ट भी होते हैं। जैसा जैसा कोर कंसेप्ट की बात की जाए तो हम वो भी देखेंगे, लोड बैलेंसिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको कोड भी बताऊंगा कैसे कैसे किया जाता है। सो अगर ट्रैफिक जो है ना वो बहुत बड़ा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है ट्रैफिक, तो हम क्या करेंगे, उसमें लोड बैलेंसर डालेंगे। अब लोड बैलेंसर क्या करता है कि लोड बैलेंसर ना लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट सर्वर पे। वो हम देखेंगे, पहले हम इसका एक डेमो देख लेते हैं बेसिक। सो ये हमारा है ना कंट्रोलर है, हमने एक कंट्रोलर बनाया। ये बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर होता है हमारा, एक हमने रिक्वेस्ट कंट्रोलर बनाया। अब रिक्वेस्ट कंट्रोलर में मैंने क्या किया, सिंपली एक मेथड बनाई है प्रोसेस करके, एचटीटीपी पोस्ट मेथड है वो मेरी, और जिसमें मैंने प्रोसेस में मैंने क्यू का लॉजिक भी डाला है, और यहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट किया है और उसको रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ पाइपलाइन, सबसे पहले मैं पाइपलाइन देखते हैं तो मैंने क्या किया, क्यू और वर्कर को रजिस्टर किया मेरे डिपेंडेंसी इंजेक्शन थ्रू। अब क्यू और मेरा इन मेमोरी क्यू और बैकग्राउंड वर्कर प्रोसेस क्या है, ये मेरी सर्विसेज है, जैसे मैंने यहाँ आप लोगों को बताया सेम वे, कि मैं यहाँ पे आपको क्लाइंट, रेट लिमिटर, क्यू, वर्कर और डेटाबेस इसके साथ खेलना बताऊंगा। तो अभी क्या हुआ, मैंने एक बैकग्राउंड वर्कर प्रोसेस बनाई है। वो क्या करता है, मेरा क्यू को ना स्टोर करके रखता है इन मेमोरी में स्टोर करके रखता है। ये रिक्वेस्ट हमारे पास है, ये रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई, इसको लाइन में लगा दो, और वर्कर प्रोसेस में वो एक एक करके प्रोसेस होंगी। तो सबसे पहले इन मेमोरी क्यू की बात की जाए तो ये इन मेमोरी क्यू में क्या किया है, मैंने एक क्यू बना के उस क्यू को स्टोर करके दिया। ये कॉन्करेंट क्यू जो है ना, वो सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट कॉन्करेंट में आपको मिल जाएगा। ये बिल्ड इन है मेमोरी मैनेज करने के लिए। इसमें दो मेथड्स है, एक इन क्यू है, एक डी क्यू है। सो इन क्यू से हम इंसर्ट करेंगे और डी क्यू से हम रिमूव करेंगे रिक्वेस्ट होने के बाद। तो सिंपल ये हमारा क्यू हो गया, सिंपल लाइन लग गई हमारी। अब आ गया हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस। जो बैकग्राउंड है, यहाँ मैंने क्या किया, प्रोसेसिंग कंप्लीटेड। ये यहाँ पे मैंने एक सिंपल डिले डाला, इस जिस जगह पे आप आपका कोड लिख सकते हो, जैसे आपको ईमेल भेजना है, या आपको कोई ट्रांजिशन अपडेट करना है, शो करना है, या कुछ भी भेजना है आपको डेटाबेस की तरफ, ईमेल भेजो या पेमेंट रिसिप्ट भेजो, एसएमएस भेजो, ये यहाँ पे आपका कोड रहेगा। इसको मैं 2 सेकंड का डिले दे चुका हूँ मैं। इस डिले की वजह से हमको लगेगा कि कुछ तो भी काम हो रहा है। अभी हम सिंपली देखते हैं, बात करते हैं हम सिंपली इसकी ऐप सेटिंग की, प्रोग्राम.cs में। प्रोग्राम.cs में मैंने क्या किया है, 2 सर्विस रजिस्टर कर दिए, जो मैंने आपको बताया सर्विसेज मैंने यहाँ पे डाली, वो सिंगलटन और एक होस्टेड सर्विस, बिकॉज ये हमारा बैकग्राउंड जॉब है, राइट। कलेक्शन में जाएगा, इन मेमोरी कलेक्शन में। इन मेमोरी में क्या होता है, वो स्टोर होता है, एक मेमोरी होती है जिसमें वो एप्लीकेशन के अंदर आईआरएस की मेमोरी में वो स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। और ये है हमारा रेट लिमिटर का कोड। अभी रेट लिमिटर में मैंने क्या किया है कोड में, एक मैंने किया आईपी एड्रेस बेस लिमिटिंग, मतलब आईपी एड्रेस के बेस पे वो ब्लॉक करेगा। अगर एक आईपी एड्रेस से 100 रिक्वेस्ट आ रही है तो ब्लॉक कर देगा। अभी क्या किया है इस कोड में, ये स्टैंडर्ड कोड है, कोड आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोड का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कोड चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताया, मैं आपको कोड भी सेंड कर दूंगा। उसके बाद क्या है, परमिट लिमिट, मैंने यहाँ पे 5 रिक्वेस्ट डाली है। 5 रिक्वेस्ट ये सिंगल आईपी पे, ये जो भी आईपी रहेगा उस आईपी पे 5 ही रिक्वेस्ट आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको विंडो जो फ्रॉम सेकंड, अगर ये स्पैम है, माइक्रो सेकंड का स्पैम दिया है हमने कि वो रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए। उसके बाद है ना, जो हमारा क्यू का ऑर्डर है, जैसे मैंने बताया हमारा क्यू हमने सेट किया, उसका ऑर्डर मैंने ओल्डर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे रखा है। और क्यू लिमिट, अभी क्यू लिमिट मैंने सेट नहीं किया, 0 रखी है, मतलब हमारी 5 रिक्वेस्ट जैसी हो जाएंगी तो एरर दे देगा, टू मेनी रिक्वेस्ट। अगर मैंने क्यू लिमिट रखा है तो भाई अगर मेरी लाइन है उसमें मैं 2 जन 3 जन ज्यादा बैठ सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो मेंशन कर सकता हूँ कि 2-3 रिक्वेस्ट इसको हैंडल करने दो, 2-3 रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा हैंडल करने दो, वो मैनेज हो जाएंगी। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं देता हूँ, मैं 0 देता हूँ सिंपल। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो ये रिजेक्शन, अभी उसके बाद कोड है हमारा रिजेक्शन का। रिजेक्शन का क्या कोड है, अगर कुछ तो एरर भेजना चाहिए ना सर्वर को कि क्या क्या प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट क्यों जा रही है, तो उसके लिए टू मेनी रिक्वेस्ट का एक एरर हमने डिस्प्ले कर दिया हमारे लिए।
और उसके बाद हमने मिडलवेयर को रजिस्टर कर दिया ऐप डॉट यूज रेट लिमिटर करके। अब बात की जाए पोस्टमैन की, अभी मैं पोस्टमैन में आपको रिक्वेस्ट करके बताता हूँ इस एपीआई के लिए। सो मैं सिंपली पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आपको पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट भेज के बताता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया है अभी। ये हमारा अभी प्रोग्राम रन में है, रनिंग में है। अभी इसको मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। ये एप्लीकेशन हमारा रन होने का है। एप्लीकेशन रन होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एप्लीकेशन जैसे हमारा रन होता है वैसे हमें क्या देखने को मिलता है। हमारा एप्लीकेशन अभी रन हो गया है, ये पोर्ट पे रन हो रहा है। मैंने पोस्टमैन पे ऑलरेडी ये डाल के रखा है। अब मैंने बॉडी में इसको एक सिंपल डेटा दिया है, मैसेज। ये यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, वो सिंपल में कंट्रोलर में। अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे ये डेटा हमारा रिसीव हो जाएगा। अभी बात की जाए तो यहाँ से मैं जैसी रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ये मेरा सिंपल सिंपल डेटा है। ये यूर मैसेज हियर आ गया। अभी मैं यहाँ पे देखूँ इन्क्यू, इसने क्या किया, एटम को इनक्यू कर दिया, डेटा में डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, डेटा एक्सेप्ट हो गया और इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मुझे रिटर्न कर दिया। तो मैंने जैसे रिटर्न किया, ये देखो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। योर योर मेरा डेटा था, योर मैसेज हियर। ओके, अभी मैं बात करता हूँ, अभी हो गया हमारा ये। तो अगर मैं इससे डिबगर निकाल के अभी इसे कंटिन्यूअसली हिट करना चाहता हूँ, हिट 1 2 3 4 5 6 6 पे देखो मुझे टू मेनी रिक्वेस्ट का एरर आया। क्योंकि क्या हुआ, टू मेनी रिक्वेस्ट मतलब जो मेरा मिडलवेयर है उसने क्या किया, चेक किया कि भाई ये रिक्वेस्ट कंटिन्यूअसली और रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा, तो उसको होल्ड करके रखो। उसको होल्ड करके रखो 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद उसको रिक्वेस्ट करने दो। अगर कोई स्पैम करना चाहे या कोई सिस्टम को खराब करना चाहे कंटिन्यूस रिक्वेस्ट, तो डायरेक्टली ब्लॉक हो जाता है। तो उस वजह से आपको ये रेट लिमिटिंग और ये सारे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए। वो जैसे ही देखा है वो आपकी रिक्वेस्ट ब्लॉक कर देगा। इस ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, उसको पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, कितनी रिक्वेस्ट जा रही है। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली रेट लिमिटिंग का। अब रेट लिमिटिंग तो हमारा हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अभी क्या होता है, कुछ चीजें होती है जिसमें हम देख सकते हैं, कुछ चीजें होती है कोर कॉन्सेप्ट जो है हमारे, कुछ कॉन्सेप्ट है उसमें क्यू का, जैसा स्टोर रिक्वेस्ट टेम्पररी। हाँ, व्हाई डोंट प्रोसेस एनीथिंग इंस्टेंटली, स्मूथ ट्रैफिक स्पीकिंग। अभी यहाँ पे देखो ये हमारा बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है, आप देख रहे हो, प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, एक्सेप्टेड, प्रोसेसिंग कंप्लीटेड कंप्लीटेड। जैसी प्रोसेस, ये जो हमारा बैकग्राउंड जॉब है ना, जो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है या जो हमारी रिक्वेस्ट जारी है, उसमें जो जैसी बैकग्राउंड जॉब हमारा रन होता है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे हिट हो जाता है बैकग्राउंड जॉब पे। जैसे हम देखेंगे, अभी अभी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी, भेजी रिक्वेस्ट, जारी है रिक्वेस्ट, जारी है सारी सारी रिक्वेस्ट जारी है। अभी क्या हुआ, हमारा जो मिडलवेयर है उस मिडलवेयर पे वो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है क्यू में बैकग्राउंड जॉब प्रोसेस करने के लिए, तो डायरेक्टली यहाँ से प्रोसेसिंग होता है। जैसा अगर मैं आप लोगों को यहाँ बताऊं, तो यहाँ जैसे मैं सेंड करता हूँ, सेंड करने के बाद मेरी रिक्वेस्ट यहाँ प्रोसेस हो जाती है, दिखा, प्रोसेसिंग कंप्लीटेड। अगर मैं आप लोगों को दिखा नहीं है तो मैं और एक बार बताता हूँ, प्रोसेसिंग और यहाँ कंप्लीटेड। क्योंकि वो मिडलवेयर थ्रू प्रोसेसिंग बैकग्राउंड जॉब ऑटोमेटिकली सिंक हो रहा है उसके साथ, क्योंकि हमने इसे मिडलवेयर में बैकग्राउंड मेमोरी में एक्सेप्ट किया है और सिंपली जाके उसे एग्जीक्यूट करेगा। और उस प्रकार से हमारा एटम जो है, जो हमारी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग की जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होती है। ये कुछ सिंपल कोड है बैकग्राउंड वर्कर प्रोसेस का। यहाँ जो भी प्रोसेस है, अगर मैंने एक एक रिक्वेस्ट हिट की, मैंने यहाँ पे अगर हिट किया, तो मुझे सिंपली इधर का जो भी है कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये सिंपल लॉजिक है उसका। जैसे आप रजिस्टर करोगे बैकग्राउंड वर्कर प्रोसेस, वैसा वो आयोस्टेट सर्विस में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और एग्जीक्यूट करते रहेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड हेवी टास्क शुड नॉट ब्लॉक एपीआई। अगर ये 2 मिनट का अगर ब्लॉक मुझे मिल जाता है, 2 सेकंड का, तो क्या होगा प्रॉब्लम, ये जो मेरा ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे, ये जो आया ना अभी प्रोसेसिंग होके, तो इसको ना टाइम लेता है। इसकी जगह अगर आप सेंड ईमेल करते हो या इसकी जगह आप कुछ अलग चीजें करते हो, कोई भी ईमेल्स भेजना या एसएमएस भेजना, तो उसमें देखो कितना टाइम लग जाएगा, राइट। सो इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, लोड बैलेंसिंग हो गया, जैसा डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर। 3 सर्वर है तो 3 सर्वर पे अगर 100 रिक्वेस्ट आ रही है तो 33 रिक्वेस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या हमारे पास देखो, जैसा डोंट यूज वन ब्रेन, यूज मल्टीपल ब्रेन। जैसा हमारे पास एक सर्वर है, अब एक सर्वर कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर लेगा, 100 150 200 500 रिक्वेस्ट आई, तो हमको 5 सर्वर पे बेस्ट है कि 5 सर्वर पे 100 रिक्वेस्ट सेंड कर दो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है जो है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। ओके, अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है बेसिकली,
सो अगर ट्रैफिक ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसने सर्वर 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 को जो है ना वो बड़ा सर्वर लगेगा, राइट। बड़ा सर्वर हमारे पास नहीं है, तो उस बड़े सर्वर की जगह हम 5 सर्वर लेंगे ना, उसको करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एक वर्टिकल स्केलिंग भी होता है, लेकिन वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है, तो हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग देखेंगे। 5 सर्वर ले लो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब एक ही सर्वर पे रैम लगाओ, हार्ड डिस्क लगाओ, प्रोसेसर लगाओ, वो। अब अब इन 5 सर्वर के बीच में ट्रैफिक बांटने के लिए, वो ट्रैफिक को बांटने के लिए हमको लगेगा लोड बैलेंस। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने के बाद अगर 5 सर्वर आपने किए तो 5 सर्वर को बांटने के लिए हमको लगेगा लोड बैलेंसर। वो लोड बैलेंसर का काम वो है कि 5 सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे सिंपली। उसके बाद एक फॉल्ट टॉलरेंस करके कॉन्सेप्ट होता है। सो फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है बेसिकली, कि अगर एक सर्वर जल गया तो क्या होगा, वो सिस्टम को ना फर्क, मतलब वो सिस्टम को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दूसरे सर्वर्स है, तो वो दूसरे सर्वर काम संभाल लेंगे। उसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट। अगर आपको किसी ने पूछा कि क्या होता है फॉल्ट टॉलरेंस, तो सिस्टम स्टिल वर्क इफ वन पार्ट फेल, उसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। ये बैंकिंग सिस्टम में होता है मोस्टली, कि 10 सर्वर भी जल गए तो 11वां सर्वर हैंडल कर लेगा। सो चलिए अब देखते हैं लास्ट में ये वर्क कैसे करता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मेरी स्टेप बाय स्टेप यूजर सेंड रिक्वेस्ट करता है, वैसे तो मैंने आप लोगों को दिखाई है कोड में कि कैसे कैसे होता है, लेकिन फिर भी एक सिंपल हम देख लेते हैं कि ये कैसा करता है वर्क। तो यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है, रेट लिमिटर चेक करता है, अलो है कि कंटिन्यू है, तो अलो है तो कंटिन्यू करो, अगर 5 के बाद ज्यादा हो गया वो सेम आईपी से तो उसको ब्लॉक करो कुछ देर के लिए। सो रिक्वेस्ट ना क्यू में चली जाती है। अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई, 5वीं रिक्वेस्ट बहुत हो गई ना, तो क्यू में चली जाती है, क्योंकि एट अ टाइम एक ही करेगा, और हमारा जो वर्कर प्रोसेस है वो क्यू में से एक एक रिक्वेस्ट लेगा, बैकग्राउंड वर्कर प्रोसेस उसको प्रोसेस करेगा और फिर डीबी डेटाबेस में स्टोर करेगा। सो ये बेसिकली पावरफुल कॉन्सेप्ट है सिस्टम डिजाइन का, जिसमें हैंडल कर सकते हैं मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट, और प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ क्रैशेस, स्मूथ परफॉर्मेंस होता है, इजी टू स्केल होता है, और फॉल्ट टॉलरेंस जैसे मैंने आप लोगों को बताया। सो एक रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूं, एक होटल की बात करूं, क्या होगा, रेट लिमिटर क्या है, वो जो है ना वो बाहर खड़ा हुआ गार्ड है। वो एक बाहर खड़ा हुआ गार्ड है जो ना देखता है कि टेबल खाली है कि नहीं है। अगर टेबल खाली है तो वो ठीक है, जाने देगा, लेकिन टेबल खाली है तो क्या करेगा, लाइन में लग जाओ। वो वेटिंग लाइन में है, लाइन में लगा देगा और वहां पे आपका नाम लिख देगा। उसके बाद क्या है, वर्कर की अगर बात की जाए, वर्कर प्रोसेस की, तो वर्कर प्रोसेस क्या है बेसिकली, वो एक शेफ की तरह है। शेफ जो होते हैं ना, जो खाना पकाते हैं, तो वो शेफ है, वो खाना बना रहा है। और स्केलिंग का क्या मतलब है कि जब ज्यादा ग्राहक आ जाएंगे तो रेस्टोरेंट का मालिक ने क्या किया कि 2 और शेफ काम पे लगा दिए। सिंपल, राइट। एक शेफ से हैंडल नहीं हो रहा तो 2 शेफ लगा दिए काम करने के लिए। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो अब अगर बात की जाए तो पावरफुल रियल वर्ल्ड में नेटफ्लिक्स क्या यूज करता है, अमेजोन क्या यूज करता है, उबर माइक्रो सर्विस प्लस क्यू यूज करता है, गूगल लोड बैलेंसिंग प्लस रेट लिमिटिंग यूज करता है। इवेंट ड्रिवन सिस्टम में ये जनरली होता है, माइक्रो सर्विस में एक काफी कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका रहेगा जो नेटफ्लिक्स का या सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू उसमें। सो ये इस प्रकार से ना एक बिग सिस्टम काम करते हैं। सो आज हमने सीखा कि जो अमेजोन हो गए, नेटफ्लिक्स हो गए, उबर हो गए, वो क्या इस्तेमाल करते हैं और डिजाइन कैसे होता है, जो ये भरोसेमंद प्लेटफॉर्म जो है हमारे नेटफ्लिक्स, वो कैसे यूज करते हैं। सो ये जो सिस्टम है, याद रखना, ये जो सिस्टम है ना, वो लाखों रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, वो क्रैश होने से बचा सकता है, और एक फेल होने पर भी काम करता है। और चलते चलते आज आखिरी सबसे बड़ी सीख क्या है, स्केलेबिलिटी इज नॉट अबाउट हैंडलिंग वन रिक्वेस्ट फास्ट, इट्स अबाउट हैंडलिंग मिलियंस ऑफ रिलायबिलिटी। मतलब एक एक रिक्वेस्ट को हैंडल करना अच्छे से, फास्ट से, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आप मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जो है, बहुत सारे रिक्वेस्ट, उसको हैंडल करना वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिस्टम डिजाइन का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज नीचे कमेंट में सिस्टम लिख दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते जाऊंगा प्लीज। और आप मेरे साथ बने लिए। आपको अगर कोड चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपको कोड का लिंक भी शेयर कर दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।